जानते हो क्या मतलब इजी। ओके, तो तो 25 का पेपर खोलें। हाँ ठीक है। यस सर। सो बताओ, क्वेश्चन नंबर बताओ। बोल रहा हूँ। सर क्वेश्चन 26। तो आपने सॉल्व तो किए ही हैं, 60 भी आपका डाउट है, चलो लास्ट से स्टार्ट करते हैं। तो 60 मैंने किया है, वो सॉल्व रूल अप्लाई किए थे। हम्म मतलब इतना बहुत सारी सॉल्व रूल हो रहा है तो आंसर आ गया। बट आप कोई अदर प्रोसेस जानते हो? ठीक है, आपने कोवेरिएंस निकालना, आपने कोवेरिएंस निकाल लिया, हो गया। इसमें एक तरीका आना काफ़ी है। सिंपल कोवेरिएंस निकालना, इसमें करना क्या है, आपने निकाले ना फॉर्मूला से, उसको अलग अलग कर लो। कंडीशनल एक्सपेक्टेशन लगा लो, मतलब इसे क्या फॉर्मूला निकाले हो। हाँ, ये एक फॉर्मूला है, 3 इंटू सिग्मा स्क्वायर फॉर्मूला प्लस। कितना याद रखोगे। यस, इसलिए बोल रहा। ये है ना। हम्म। तो इसमें कई सारे अप्रोच हो सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है कि सपोज एक्स वाई हैज़ बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और ये पैरामीटर है म्यू 1 म्यू 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 रो। तो आपको पूछ रहा है कोवेरिएंस निकालो। जैसे निकालिए कोवेरिएंस, क्या दिक्कत है। जैसे अभी मैं सीधा सीधा कोवेरिएंस लिखता हूँ, तो जैसे आपने किया हुआ है वैसे ही हो जाएगा। एक्सपेक्ट फॉर्मूला से ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं। एक्स प्लस वाई इंटू वाई क्यूब माइनस ई ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू ई ऑफ वाई क्यूब। अब इसमें अलग अलग निकालो, इसको खोलोगे तो ई ऑफ एक्स वाई क्यूब प्लस ई ऑफ वाई की पावर 4, है ना, माइनस ई एक्स प्लस ई वाई, तो 0 + 3, ये तो 3 हो गया। ई वाई ये क्यूब, जीरो होगा बिकॉज ई वाई स्टैंडर्ड क्यूब, नॉर्मल पर वाई तो नॉर्मल 0 1 है, और नॉर्मल 0 1 में फोर्थ ऑर्डर। ऑड मोमेंट 0 होता है, तो ये 0 हो गया। ओके, तो ये 0 हो गया। अब ये बचा आपके पास। अब यहाँ एक्स वाई इंडिपेंडेंट तो है नहीं, क्योंकि कोरिलेशन हाफ है। तो इसको फर्दर आप कंडीशनल से सॉल्व कर सकते हो। जैसे ई ऑफ मान लो अभी के लिए मैं वाई को ही बाहर करवा देता हूँ। सो वाई क्यूब एक्स गिवन वाई ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ये भी कर दो। एक केवल एक्स भी ले सकते थे, वाई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। और ई ऑफ वाई 4 निकालो, वहाँ से तो वाई 4 आ जाएगा, थ्री है सर, इसका वैल्यू है वाई ना। फोर थ्री है। क्योंकि एक्स का मार्जिनल यहाँ पे है नॉर्मल 3, 4, और वाई का मार्जिनल है नॉर्मल 0 1। को रिलेशन बिटवीन एक्स वाई आपका हाफ दे रखा है ना। सो सो ई वाई 4 कितना आया, 1 × 3, मतलब इसको चेंज करो, 1 × 3, 3 आएगा। थ्री है आंसर। ठीक है। एक्सपेक्टेशन वाई टू अब दावर देखो, फोर इक्वल टू यहाँ थ्री। पे y को गिवन ले लिया मैंने, तो y को बाहर कर दो। सो ई ऑफ y गिवन है तो y बाहर हो जाएगा, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y +3, ये है। एंड अब आप x गिवन y का एक्सपेक्टेशन फॉर्मूला जानते हो, बाईवेरिएट नॉर्मल में लगाओ। यस सर। बताओ कितना आएगा। सो ई ऑफ x गिवन y, y ले लिया मैंने ना।
सो ये μ1 प्लस रो सिग्मा 1/σ2 y माइनस μ2, यही ना? लगाओ इसको, बताओ कितना आएगा। तो क्या आंसर आएगा आपका यहाँ से? μ1 कितना है 3, तो यहाँ से आ यस गया सर, 3 + 1/2 इंटू रो 1/2 टू। है, सिग्मा 1/σ2, सिग्मा 1 4 है, सिग्मा 1 स्क्वायर 4 है, तो 2 हो जाएगा, है ना? सो 1/2 इंटू 2/1, ओके। 3 + y n सर। हम्म और y माइनस3 + y। y तो गिवन है, μ2 कितना है 0, तो ये y आ गया, तो 3 + y, तो रख दो इसको यहाँ पे अब। तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन y³ इंटू 3 + y + 3, इसको फर्दर आगे लिखते हैं यहाँ पे अब। सो आगे लिखता हूँ यहाँ पे, इक्वल टू, इसको खोल लो। सो ई ऑफ खोलोगे तो 3y³ ई ऑफ y4 एंड बाहर है प्लस में 3, तो 3 बाहर, y³ 0, ये फिर से 3, ये फिर से 3, तो ये आ गया 6। अभी क्या निकाला मैंने? कोवेरियंस x + y। एक कैलकुलेशन देख लो, कहीं गलती नहीं है तो ठीक है। तो हमें पूछा गया था 4 टाइम कोवेरियंस x + y y³, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कितना हो गया, 6 आया हुआ है, और 4 से मल्टीप्लाई 24 हो गया। आंसर देख लो क्या है। ठीक है सर। ठीक है, तो ये हो गया। तो सबका फॉर्मूला रटना मानने की जरूरत नहीं है, अप्रोच पता हो तो हो जाएगा। ये है। नेक्स्ट। 50। इस ऑर्डर में बताओ, अब बॉटम से ही बताओ। तो ये 60 है, 60 के ऊपर कौन सा है जो क्लोजेस्ट होगा? 50, यही है। यस। तो ना सेम 56 है सर। ये मैंने सॉल्व किया है, ठीक है, मैंने ऐसा ही सॉल्व किया है, मतलब ये तो रैंडम आसान वेरिएबल। क्वेश्चन, ये नेट में पहले आ चुका है ये क्वेश्चन जो है कि मुझे ये बताओ यहाँ क्या क्या गिवन है। हमें हमें गिवन है EX और EX4, और पूछ लिया EX³। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, EX और EX² से मैं निकाल सकता हूँ वेरिएंस ऑफ x, है ना? कितना आएगा? 4 - 1, ये तो 3 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। EX² और EX4 से मैं निकाल सकता हूँ वेरिएंस ऑफ x², निकाल सकते हैं? कितना आएगा बताओ? 16 - 16। प्रार्थना आपका इज माइक ऑन है, म्यूट कर लीजिए। जी सो 0 सर। ये आ गया 0। अब अगर किसी रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस 0 होने का क्या मतलब है? डीजेनरेट। तो कांस्टेंट रैंडम वेरिएबल है, यही ना? और इसका क्या मतलब है कि x में दो सपोर्ट है, मतलब x का जो रेंज है, तो x इज अ 2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। इससे ये क्लियर हो गया। तो अब इसमें ऐसा होगा कि प्रोबेबिलिटी x बराबर √k, ये सम p होगा, एंड प्रोबेबिलिटी x बराबर -√k, ये 1 - p होगा, क्योंकि 2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है। अब मुझे ex दिया है 1, तो ex को यूज करो, तो इसका ex निकालो, कितना आएगा? इस वाले तरीके से ex निकालो। क्या होता है ex? समेशन xi pi ना। सो p इंटू √k प्लस -k इंटू 1 - p, तो -√k 1 - p। तो इसको और सिंप्लीफाई करो, तो इसमें कॉमन ले सकते हो √k। सो √k कॉमन लोगे तो बचेगा क्या? 2p - 1, और ये क्वेश्चन में 1 दे रखा है, तो ये एक इक्वेशन नंबर 1 ले लो। अब तुम्हें EX² भी दे रखा है, तो EX² कितना आएगा? तो यहाँ से EX² निकालोगे, दिस स्क्वायर इंटू दिस, दिस स्क्वायर इंटू दिस, तो यहाँ से आ जाएगा xi² ना। सो k इंटू पी
प्लस के इंटू वन माइनस पी, इसका के कॉमन लोगे तो ये के ही आ जाएगा। ये मुझे ऑलरेडी गिवन है, ई एक्स स्क्वायर कितना गिवन है 4, ठीक है, तो ये मुझे 4 ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो ये आ गया के 4 आ गया, इसमें के को 4 रख दो तो पी कितना आ जाएगा बताओ। इक्वेशन 1 से के को 4 रखो और पी निकालो, तो ये 2 हो गया, 2 बाहर आ गया, 1/2। बताओ फाइनली पी कितना आया। के को यहाँ 4 रखो और पी की वैल्यू निकालो, बताओ। इक्वल टू 3/4। 3/4, बाकी लोग क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। तो अगर ये आंसर सही तो इसको ये भी वैलिडेट करना पड़ेगा, तो देखते हैं ये सही आता है क्या। तो EX4 निकालते हैं अब, तो ये आएगा के स्क्वायर इंटू पी, के स्क्वायर इंटू 1 माइनस पी। तो इसका फिर के स्क्वायर कॉमन लोगे तो बचेगा के स्क्वायर ही, और के आपका है तो 16, मतलब ये वैलिडेट, मतलब जस्ट क्रॉस चेक कर रहे थे कि जो PMF हमने लिखा वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक PMF हमने फाइनली निकाल लिया, सो के की वैल्यू 4 आ गई थी, तो x बराबर 2 3/4 और x बराबर -2 1/4, तो ये PMF ऑफ x आ गया। अब क्या इसके हेल्प से हम निकाल पाएंगे EX3? तो मुझे बताओ EX3 क्या आएगा, x³ इंटू दिस इंटू 2³ इंटू दिस, सो 8 इंटू 3/4 माइनस 8 इंटू 1/4, तो 24 माइनस 8/4, तो ये 4 आ गया। तो 4 इज द आंसर, चेक करो 4 आंसर होना चाहिए। और ये ऑलरेडी नेट में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, है ना, तो अगर CSIR नेट के PYQ करोगे तो उसमें ऑलरेडी आ चुका है पहले CSIR नेट में, ये है। तो ये ऐसा नहीं उन्होंने देख के बनाए होंगे, वो कॉन्सिडेंस था तब भी। अब मान लो मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूँ, आप बना रहे हो सकता है हम सेम क्वेश्चन बना ले, ऐसा भी हो सकता है ना, कोइंसिडेंस, या हो सकता है देख के ही बनाया हो, कुछ भी हो सकता है। सो उस तरह से 55। तो इसमें जो है देखिए, इसमें जो है कि कंसिडर अ सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल विथ सक्सेस प्रोबेबिलिटी 1/7। तो बर्नौली है, सक्सेस प्रोबेबिलिटी होना है फेलियर 6/7। द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रायल्स रिक्वायर्ड टू गेट 2 कंजिक्यूटिव सक्सेस। अरे भाई ये सब कहाँ दिक्कत है इसमें, अगर बताएं हम तो ये हमने क्लास में लिखाए होंगे इसका फॉर्मूला। जैसे x यहाँ क्या है, x be the x number of trial required to get 2 consecutive success, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट अ सक्सेस। अभी देखो मैं पैटर्न समझा रहा हूँ तुम्हें, एक सक्सेस मान लो ये x1 है, तो आपको पता है कि E ऑफ x1 कितना आएगा, ये x1 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। अभी मैं असक्सेस लिख रहा हूँ, वहाँ 2 बोला हुआ है, ठीक है, कंजिक्यूटिव, मैं सिंगल सक्सेस की बात कर रहा हूँ, तो ये कितना आएगा, जियोमेट्रिक। ज्योमेट्रिक, और इसका मीन कितना आएगा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो ट्रायल मतलब 1 से स्टार्ट होगा, तो ये होगा 1/p, ठीक है। अब अगर मैं x2 नया लेता हूँ, नंबर ऑफ, ये क्लास में लिखा चुके हैं देखना, ट्रायल्स रिक्वायर्ड, है ना, फॉर द फर्स्ट टाइम, ये लिख दूँ फॉर द फर्स्ट टाइम, ये लिखना रहेगा ना, फॉर द फर्स्ट टाइम। यहाँ होगा नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट 2 consecutive success, 2 consecutive success for the first time। तो इसका हम डायरेक्टली क्लास में फॉर्मूला दिखाया होगा, किसी को याद है बताओ भाई क्या होता है इसका फॉर्मूला। सर 1/p + 1/p² हो जाएगा इस हाँ है ना, क्वेश्चन। तो ये सिंपल फॉर्मूला है, सो ये हो गया, तो 1/p, जैसे आपका p है तो इसका आंसर 7 होता, और आपके क्वेश्चन का एक्चुअल आंसर जो ये है, क्योंकि एक्चुअल आंसर तो ये था 2 कंजिक्यूटिव सक्सेस बोल रहा है, तो आपके क्वेश्चन का एक्चुअल आंसर EX2 है, जो कि आएगा 7 + 49, तो 56, तो 56 इज द आंसर। ऐसे ही बोलता इसमें 3 कंजिक्यूटिव सक्सेस, मान लो इसी को मैं आगे जनरलाइज कर दूँ आपकी समझ के लिए, कि कहीं ऐसा बोलता है कि XR है ना, कि नंबर ऑफ ट्रायल्स रिक्वायर्ड टू गेट
आर कंजिक्यूटिव सक्सेस, है ना, आर कंजिक्यूटिव सक्सेसेस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो यहाँ से ई ऑफ एक्स की पावर आर जो होगी वो होगी कितना जी, 1/p प्लस 1/p स्क्वायर अप टू 1/p की पावर आर फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये एक्स आर कर दिया यहाँ पे ना, एक्स इंडेक्स में आर है, एक्स आर रैंडम वेरिएबल है यहाँ पे, ठीक है, ई ऑफ एक्स आर। सो दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। तो आर को 1 रखोगे ये आ गया, 2 रखोगे ये 1 रखोगे ये आ गया, 2 रखोगे ये आ जाएगा, है ना। सो ये फॉर्मूला यूज कर लो, ओके। तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, प्रूव भी कर सकते ओके हैं सर। बट प्रूव विल टेक मोर टाइम, इससे इजीली हो जाएगा। सर ये तो ट्रायल वाला केस में मीन होता है 1/p, मतलब अदर एक है ना q/p, नंबर ऑफ उसमें फेलियर्स अभी होता, हाँ नंबर ऑफ फेलियर यस वाला यस, केस होता तो q/p होता फिर। वहाँ पे भी ऐसा कोई रूल है? वैसा कोई रूल उसका तो पता नहीं है, उसका शायद श्योर नहीं है। ओके सर, ओके सर, हम्म, थैंक यू इसके सर। लिए है 50 अब 50 50 तो ये तो मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे ना, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट हमारा था, उसमें एक क्वेश्चन ऐसा था। शुरू वाले मॉक टेस्ट करोगे प्रोबेबिलिटी के इनिशियल मॉक टेस्ट, उसमें मिलेगा आपको ये क्वेश्चन। ये ऑलरेडी पिछले साल भी था मॉक टेस्ट में, और ये है ना ऑलरेडी किया था हमने। सो पढ़ो ढंग से पढ़ो, पहले समझो। तो देखो मैं सॉल्व कर देता हूँ, समझो। इसने कहा है ड्रॉअर कंटेन, म्यूट कर लो जब तक, है ना। तो अ ड्रॉअर कंटेन्स 5 पेयर ऑफ शूज ऑफ डिस्टिंक्ट साइजेस। तो एक ड्रॉअर में 5 पेयर है, मतलब 10 शूज हैं, है ना, 10 शूज हैं। 5 पेयर ऑफ शूज हैं डिफरेंट साइज के, 5 पेयर हैं डिफरेंट साइज, मतलब है ना, साइज 1 साइज 2 साइज 3 साइज 4 साइज 5, 5 साइज के 5 पेयर हैं। अज्यूम दैट ऑल 10 शूज आर डिस्टिंग्विशेबल, मतलब डिफरेंट है। A person select 5 shoes from drawer at random. So what is the total number of way of drawing 5 shoes out of 10? क्या आंसर होगा? choose 5. हाँ, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इज 10 चूज 5, ठीक है। अब मुझे फेवरेबल आउटकम ढूंढना है ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इवेंट, है ना। सो फेवरेबल आउटकम आगे क्या पूछ रहा है, तो हम सैंपल स्पेस निकाला। अब कह रहा है कि देन probability that there are exactly 2 complete pair of shoes among these 5 shoes। अब 10 शूज मेरे पास हैं जिसमें 5 पेयर हैं, और ऐसे ही रैंडमली ऐसा कोई साथ नहीं रखा हुआ है। सो आप 10 में से एट रैंडम 5 शूज आपने सेलेक्ट कर लिया। अब उस 5 में 2 पेयर आएंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ये पूछा गया है कि जो 5 शूज हमने सेलेक्ट किए हैं दैट 5 शूज विल कंटेन 2 कंप्लीट पेयर, ये एग्जैक्टली 2 कंप्लीट पेयर। अब सोचो, तो मेरे पास 5 पेयर है ना, जैसे एक होगा, अभी मैं समझने के लिए साथ में लिख रहा हूँ, लेकिन वैसे रैंडमली रखा हुआ है, तो समझने के लिए हम 5 पेयर को, है ना, पेयर 1 पेयर 2 3 4 5 10 शूज रखे हुए हैं, अभी समझने के लिए मैंने साथ रखे हैं। अब मुझे 5 एट रैंडम चूज करना था, टोटल नंबर पे 10C5। अब उस 5 में से 2 कंप्लीट पेयर चाहिए मुझे, है ना। सो वी नीड 2 कंप्लीट पेयर। तो कैसे सेलेक्ट करना होगा? अब मुझे फेवरेबल आउटकम के बारे में सोचना है कि हम 10 में से 5 सेलेक्ट कर रहे हैं, दैट 5 शुड कंटेन इट्स कंप्लीट 2 पेयर। तो 2 पेयर सेलेक्ट करो, तो होगा क्या, कितने पेयर है आपके पास टोटल? 5 पेयर है,
तो आपको 2 पेयर सेलेक्ट करने हैं। सो 5 में से कोई 2 पेयर चूज कर लेंगे, तो 2 पेयर निकल गया। तो अब कितने शूज बचे हैं इसमें अब टोटल, मतलब 10 हैं, 10 में से 2 पेयर मतलब 4 निकल गए, एक बचा है। तो एक बचा है, तो मतलब एक मुझे और सेलेक्ट करना है, 5 सेलेक्ट करना था टोटल, 4 मैंने कैसे सेलेक्ट किया, 5 पेयर है उसमें 2 पेयर सेलेक्ट कर लिए, 5C2 नंबर ऑफ वे ऑफ चूजिंग 2 पेयर आउट ऑफ 5 पेयर। तो 5 पेयर है, 2 पेयर सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे 5 शूज सेलेक्ट करना था, एक शूज मुझे और सेलेक्ट करना है रिमेनिंग में से। तो 4 शूज निकल गए क्योंकि 2 पेयर निकल गया, 6 बचे हैं। 6 में से मुझे एक सेलेक्ट करना है। तो इसको सॉल्व करके देखो आंसर आता है कि नहीं। तो 5C2 हो जाएगा 5 × 4/2 और ये 6 हो जाएगा, है ना। तो मतलब 3 5 4 3 हो गया, तो ये 60 हो गया। और ये निकालो 10C5 कितना है, तो ये तो 60 आ गया। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस, 10C5 को सॉल्व करके बताओ क्या नंबर आता है, फिर डिवाइड करो, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई जो है 60/10C5, 10C5 को सॉल्व कर लो यहाँ पे, 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल ऐसा, तो इसको ब्रेक कर सकते हो आप। सो 10 9 8 7 6, यहाँ है 5 4 3 2 1, ठीक है। तो देख लो 3 2 जा 6 को कैंसिल कर देगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करके आंसर निकालो, देखो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चेक करो। अब सेपरेटली निकाल के मैच करो। 5 चौके 20 है, तो ये 10 काट देगा 2 टाइम में, 2 काट देगा 4 टाइम में, 4 काट देगा 15 टाइम में। तो फाइनली जो समझ आ रहा है बचा है, वो बचा है 15 न्यूमरेटर में, और डिनोमीटर में है यहाँ पे 9 × 7 बचा हुआ है। चेक कर लो जी, ये बचा ना 9 × 7 बस। सो ये होना चाहिए आंसर। सो 15/60। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। नहीं आ रही। सर आंसर करेक्ट है। सर वॉइस सर नहीं आ रहा। वॉइस नहीं आ रहा है। इसका पेपर में आंसर की देखो क्या है, और मेरा आंसर जो आया क्या है, मैच कर रहा है या नहीं कर सर रहा मैं है, कर रहा है सर। ठीक है ना। हाँ ओके। हम्म। तो ये है, क्योंकि ये थोड़ा काउंटिंग वाले में ना थोड़े लॉजिक इंपॉर्टेंट है कि कैसे लॉजिक लगाते हो, है ना। तो उससे है, तो सही लगाओगे तभी सही आंसर आएगा, तो उसके हिसाब से। ठीक है, तो नेक्स्ट बताओ अगला। सर 27। 27। ऐसे ही भाई सब लोग अपना बैठ के सिलेबस करो, PYQ यूनिट वाइज कर लो, फिर ईयर वाइज कर लो, और इसको 4-5 बार सिलेबस को रिवाइज करो, क्वेश्चंस PYQ रिवाइज करो, मॉक टेस्ट बहुत सारे सॉल्व करो, उसके डाउट्स देखो, सीखो, जस्ट इम्प्रूव करो खुद को। जितना क्वेश्चंस करोगे उतना फ़ायदा है, और डाउट पूछो। एक एक करके सारे ईयर वाइज सॉल्व करो, बेटर रहेगा ईयर वाइज। जैसे तन्मय आप स्टार्ट किया ना, ऐसे ही जैसे जैम 25 गेट 25 करो, जैम 24 गेट 24, जैम 23 गेट 23, ऐसे करके एक एक ईयर कंप्लीट करो, एंड देन यू आस्क डाउट। ना मैंने पिछले ईयर कॉल कर लिया, तो ये तो न्यू तो है ना, अभी रिवाइज तो रिवाइज करना पड़ेगा ना। यस यस। हाँ, तो इसलिए कह रहा हूँ 4 5 10 बार सॉल्व करो। एग्जाम तक सारी चीज़ें आसान कब होंगी, जब आप बहुत बार रिवाइज करोगे, तब जाके आपको ओके। आसान लगेगा और आप कॉन्फिडेंट बनोगे। ये नहीं कि पिछले साल किए थे तो हो गया,
तो वैसे नहीं हुआ। हम्म, आपको अभी बैठ के उसको 5 से 10 बार, 50 बार, 100 बार, 1000 जितनी बार कर सकते हो उतना फ़ायदा है, नुकसान होना नहीं है। ये चीज़ है, रिवीजन ही है जो आपके दिमाग में चीज़ें रहेंगी। तो अभी बैठ के एक एक करके अपना खुद सॉल्यूशन बनाओ और फिर डाउट पूछो। तो ये देख के ही लग रहा है मल्टीनोमियल का पीएमएफ है ना। yes sir। सो चलिए, तो इसमें जो है, अच्छा ऑप्शंस भी हैं है ना। देखो जी, तो इसमें जो है आपके पास कि, चलो इसे देखते हैं पहले क्या है। y1 y2 y3 सपोर्ट है ना। तो ये जो बताना चाह रहा है कि आपका y1 y2 y3, y1 का सपोर्ट 0 1 2 अप टू n, y2 का सपोर्ट भी 0 1 2 अप टू n, एंड y3 का सपोर्ट 0 1 2 अप टू n। इसी को वैसे लिखा है कि y1 y2 y3 ट्रिपलेट बिलोंग टू 0 टू n क्यूब, है ना। डिस्क्रीट रैंडम वेक्टर जॉइंट पीएमएफ। अब इसको ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा कि ये जो y1 y2 y3 है, ये एक्चुअली ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, या बोलो मल्टीनोमियल है। मल्टीनोमियल विथ व्हाट पैरामीटर्स, n, p1 p2 p3, या जस्ट p1 p2 लिखोगे तब भी चल जाता, y1 y2 में भी लिख जाता तब भी चल जाता, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ जो p1 है वो उसने p ही लिया है, और p2 को 2p लिया है, p3 को 1 माइनस 3p लिया है, ठीक है। सो p 2p 3p, इस तरीके से ये आपका p1 p2 p3 है। एंड 1 माइनस 3p है ना, यही है। तीनों का सम 1 है, चेक करो यहाँ पे। तो यहाँ पे सम 1 है, 1 हो रहा ना। तो इसको मैं वैसा भी लिख सकता हूँ जैसे क्लास में मैंने कराए होंगे। तो सिर्फ इसको आप लिखोगे ट्राइनोमियल विथ n p1 p2 तब भी ओके है, ठीक है ना। सिंगल में बाइनोमियल होता है, दो है तो ट्राइनोमियल है, मल्टीवेरिएट बाइनोमियल, बाईवेरिएट बाइनोमियल। तो ये बाईवेरिएट बाइनोमियल है विद दिस, ये लिखना भी ठीक है और ये लिखना भी ठीक है, दोनों ओके है, कोई भी एक लिख के चलो। सो आगे कहना क्या चाह रहा है ये देख लेते हैं। p 0 से 1/3 में अननोन पैरामीटर है, 0 की पावर 0 को 1 ले लो, कन्वेंशन है ना। आपको अगर ज़रूरत पड़ रही तो मान रहा 0 की पावर 0 को 1 के इक्वल लो, क्योंकि 0 की पावर 0 इंडिटर्मिनेट फॉर्म है तो सॉल्व होकर बोल रहा है कि अभी 1 कंसीडर करो ज़रूरत पड़ी तो। सो द MLE ऑफ p इज डिनोटेड बाई p हैट। तो MLE आप कैसे निकालते हो, जैसे MLE होता क्या है, द वैल्यू ऑफ, तो ये ज्वाइंट तो दे ही रखा है, तो आपको पता है ना कि ज्वाइंट पीएमएफ ही लाइक्लीहुड फंक्शन है। तो आपको ज्वाइंट पीएमएफ ही दे रखा है, ज्वाइंट पीएमएफ या ज्वाइंट पीडीएफ वही लाइक्लीहुड फंक्शन होता है। सो यहाँ पे आपको लाइक्लीहुड फंक्शन दे रखा है n फैक्टोरियल, है ना। ज्वाइंट पीएमएफ को एज अ फंक्शन ऑफ पैरामीटर लेना लाइक्लीहुड फंक्शन है। लाइक्लीहुड फंक्शन ज्वाइंट पीएमएफ सेम ही फंक्शन है, बस दोनों में अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस है कि ज्वाइंट पीएमएफ में वेरिएबल है y1 y2 y3, जब लाइक्लीहुड फंक्शन इसको बोलेंगे तो वेरिएबल हो जाएगा p पैरामीटर। सो y1 y2 y3 ऐसा है, p की पावर 2y1। तो आसान क्वेश्चन, इसमें कहाँ दिक्कत आपको आई है, क्या डाउट है इसमें? आपने ट्राई किया, देख के छोड़ दिया? नहीं सर, मतलब हाँ, देख के छोड़ दिए। देख वो के छोड़ क्या दिया जीरो? क्योंकि समझ ही नहीं आया करना क्या है। अब मुझे MLE का डेफिनेशन बताओ, MLE निकालना है ना। तो मुझे अभी आप MLE का डेफिनेशन बताओ, MLE क्या होता है, पहले MLE निकालते हैं। p हैट MLE है ना, तो p हैट को निकालना पड़ेगा। तो मुझे ये बताओ
कि एमएलई का डेफिनेशन क्या है, एमएलई कैसे निकालते हैं, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एमएलई? लाइक्लीहुड फंक्शन लेकर लॉग लेकर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव से जीरो करके पैरामीटर के हिसाब से डिफरेंशिएट करके। तो यहाँ पे अब वही करना है, ये लाइक्लीहुड फंक्शन आ गया है तो क्या करोगे, या तो सीधा डिफरेंशिएट करो, थोड़ा मुश्किल रहता है, तो लॉग लगाने से आसान हो जाता है, ठीक है ना। मतलब लॉग क्यों लगाते हैं, मतलब लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन निकालते हैं सो दैट जो मल्टीप्लाई में टर्म है लॉग लगाने पे सम हो जाएगा, सम से डिफरेंशिएशन आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे लॉग लगा लो आप, इसमें लॉग लगाओ, फिर इसका मान लो स्मॉल एल पी फंक्शन बोल देते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करो पी के रेस्पेक्ट में, ठीक, इसको जीरो पुट करो, जो पी की वैल्यू आएगी वही पी हैट है। अब बताओ पी हैट क्या आएगा, यू टेक लॉग, और ध्यान रखो यहाँ वेरिएबल सिर्फ p है, y1 y2 y3 कांस्टेंट है, अभी आपका वेरिएबल p है यहाँ पे, और p के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, y1 y2 y3 को कांस्टेंट मान के चलना है यहाँ पे, क्योंकि लाइक्लीहुड फंक्शन में वेरिएबल पैरामीटर होता है, तो p है, तो अब यहाँ p आ जाएगा y1 y2 y3 के टर्म्स में। और आपको एक और कंडीशन गिवन है कि y1 प्लस y2 प्लस y3 n है, हो सकता है इसकी ज़रूरत पड़े क्योंकि ये गिवन है क्वेश्चन में, है ना। सो अभी के लिए करो सॉल्व, बताओ ये निकालो, फिर उसके अकॉर्डिंग डिसाइड हो जाएगा। फिर वो पी हैट पहले निकालना पड़ेगा ना, एम एल ई ऑफ पी इज पी हैट, तो ये पी हैट निकालने का तरीका है, यू ट्राई दिस, है ना, यहीं तक, इसको तो छोड़ सकते हो अभी, इसका इस पे काम करना है आपको अभी, यू जस्ट हैव टू वर्क ऑन दिस फंक्शन। तो फिर देखेंगे ई ऑफ पी हैट क्या आएगा, पी हैट अनबायस्ड है बट यू एम बी यू नहीं है, पी हैट यू एम बी यू है, एक्सपेक्टेशन ऑफ पी हैट पी से कम है, तो ये कह रहा है ज़्यादा है, ये कह रहा है कम है, कोई एक ही सही होगा वो ए डी में से। तो पहले आपको निकालना पड़ेगा, ये निकाल के बताओ। तो पहले इसको अभी सॉल्व करो और फिर मुझे बताओ आता क्या है, आराम से सॉल्व करना, सॉल्व करके ट्राई करके आओ, नहीं हो तो फिर कल पूछना, क्लास डेली होगी, तो अभी इसको अभी ये हिंट दे दिया मैंने आपको, पी हैट निकलेगा, ओके सर। फिर उसका एक्सपेक्टेशन निकालना है, या तो पी से ज़्यादा आएगा या पी से कम होगा, ए डी में से एक सही होगा। फिर अगर पी के इक्वल आ गया तो अनबायस्ड हो जाएगा, और अनबायस्ड हो जाएगा तो हो सकता है यू एम है, लेकिन चेक करना है कि यू एम है कि नहीं, यू एम के लिए है ना फंक्शन ऑफ कंप्लीट सफिशिएंट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो कंप्लीट सफिशिएंट क्या आएगा, तो ये है यू एम है या नहीं है चेक करना है ना। तो ये सिंगल करेक्ट है ना, इसमें एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, तो इस वाले में सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, हालांकि मैं पहले भी कराए हैं क्लास में, क्योंकि अब अलग अलग बच्चा अलग टाइम पे पूछता है ना, तो एक बार मैं पहले भी करा चुका हूँ, स्टिल ये ओके दूसरी, सर। ठीक है, इसको सॉल्व करके आओ, अगला क्वेश्चन बताओ। 26। 26 ये वाला, यस सर। तो मैंने इसको पीडीएफ लिखकर मतलब चेक करना चाहता हूँ, बात नहीं हो रहा है। देखिए, तो इसमें जो है कि क्या बोला गया है कि आपके पास n बाईवेरिएट सैंपल है जो कि बाईवेरिएट नॉर्मल से आया है, तो जो हमारे पास xy है दैट इज़ द बाईवेरिएट नॉर्मल, n2 मतलब बाईवेरिएट नॉर्मल, सो 0 0 1 1 रो, मतलब μ1 μ2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 रो। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है ये पूछ रहा है, तो सफिशिएंट निकालना है, मिनिमल सफिशिएंट, एंसिलरी, एंसिलरी, ओके। तो एंसिलरी के लिए क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन शुड नॉट पैरामीटर डिपेंड ऑन पी फ्रॉम द पैरामीटर, डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलो ऐसे ही देख लेते हैं। तो यहाँ से जो एक्स आईज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, नॉर्मल क्या 0,1 0 1, तो एक्स आई स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो समेसन एक्स आई स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, का स्क्वायर n। का स्क्वायर एन। इसमें कहीं पैरामीटर है, मतलब रो नहीं। है कहीं पे, यहाँ पैरामीटर इस क्वेश्चन में रो है, दिस रो इज द पैरामीटर इन दिस क्वेश्चन, इसमें कहीं रो दिख रहा है आपको अभी, ओके ओके। है या नहीं है, नहीं है। नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रू स्टेटमेंट है, हमें फॉल्स स्टेटमेंट चुनना है, ध्यान रखना, ठीक है, वी हैव टू चूज फॉल्स स्टेटमेंट, ये ट्रू स्टेटमेंट है, एंसिलरी तो है। अच्छा
ऐसे ही समेसन वाई आई के लिए काम करोगे तो समेसन वाई आई स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? इसका समेसन वाई आई स्क्वायर का स्क्वायर एन। तो अकेला समेसन वाई स्क्वायर भी क्या है? एनसिलरी है। लेकिन अब ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे हैं। समेसन एक्स आई स्क्वायर समेसन वाई आई स्क्वायर का जो भी ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्या लगता है आपको उसमें रो आएगा कि नहीं आएगा? रो आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे है रो। हाँ, तो यहाँ रो है बाई वेरिएट में, क्योंकि बाई वेरिएट का जब पीडीएफ लिखेंगे रो के टर्म्स में ही आएगा। तो यहाँ भी लिखेंगे तब भी रो आएगा, क्योंकि यहाँ एक्स आई वाई आई डिपेंडेंट है। अगर रो नॉन जीरो है तो उस केस में डिपेंडेंट, ये भी डिपेंडेंट हो जाएगा। सो दिस इज नॉट ओके नेसेसरली सर, इम्प्लीमेंट, इट विल डिपेंड। तो इसीलिए समझ गया। ये वाला फॉल्स स्टेटमेंट होगा हम्म, और यही ट्रू ऑप्शन है। तो बाकी नहीं भी चेक करोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि सिंगल करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे कहने का मतलब ये है कि आगे ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा, क्योंकि एक ही फॉल्स होगा ना इसमें। देखो यस आंसर सर। की में देखो 26 का डी दिया होगा, क्या दिया है चेक करो, दे दिया। ठीक है ना। तो ऐसे क्योंकि एक ही फॉल्स होगा तो कोई एक फॉल्स ढूंढ लिए, काम हो गया। स्टिल अगर आपको चेक करना हो तो आपको बाईवेरिएट नॉर्मल का पीडीएफ पता है ना, यस सर। तो लाइक्लीहुड फंक्शन लिख सकते हो पीडीएफ से। लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन? दिस इज द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, ज्वाइंट पीडीएफ। तो ये होगा प्रोडक्ट एफ ऑफ एक्स वाई एक्स आई वाई आई आई फ्रॉम 1 to n, और आपको बाईवेरिएट का पीडीएफ पता है, उसको पुट करो, फिर ये एक्सप्रेशन निकालो। फिर आप जानते होगे फैक्टराइजेशन थ्योरम, यस फैक्टराइजेशन सर। थ्योरम लगाओ। फैक्टराइजेशन थ्योरम से आपको सफिशिएंट स्टैटिस्टिक पता चल जाएगा। फिर वो मिनिमल सफिशिएंट है या नहीं है, मिनिमल सफिशिएंट के लिए क्या रूल था। तो अगर सफिशिएंट होगा तो मिनिमल सफिशिएंट हो सकता है, और नहीं होगा है ना तो मिनिमल सफिशिएंट सफिशिएंट है ना। तो मिनिमल सफिशिएंट के लिए क्या रूल था कि मुझे रेशियो लेना पड़ता है, ये हाँ, लोग कि एक्स का लाइक्लीहुड डिवाइडेड बाय ये फंक्शन लोग वाई निकालेंगे का। एक्स वेक्टर में, लाइक्लीहुड फंक्शन निकालेंगे वाई वेक्टर में, एंड दिस इज फ्री ऑफ पैरामीटर रो यहाँ पे। सो फ्री ऑफ रो if and only if tx is equal to ty, then we say t is minimal sufficient। तो ये लगा लेना। तो ये इसलिए ये सफिशिएंट भी है और मिनिमल है ना। अच्छा ये देखना पड़ेगा सब मिनिमल आएगा कि नहीं आएगा, तो देखने के बाद पता चलेगा, है ना। तो क्योंकि मैं तो ये ओके रूल सर, बता रहा एक हूँ। कर लूंगा मैं। हाँ, तो ये अप्रोच लगाना है मिनिमल सफिशिएंट। तो सफिशिएंट के लिए आपको फैक्टराइजेशन थ्योरम लगाना है लाइक्लीहुड फंक्शन निकालने के बाद, एंड मिनिमल सफिशिएंट के लिए ये अप्रोच लगाना है, ठीक है। ट्राई करके देखो फिर सीखोगे, है ना। अब जो बच्चे ट्राई सर नहीं करेंगे वो सीखेंगे नहीं, तो फिर एग्जाम में उनसे होगा ही नहीं, चाहे मैं 10 बार सॉल्व कर दूं, उसने खुद से करना पड़ेगा पहले तुम्हें। सर देन 25 मैंने सॉल्व किया था, कल भी बोला था, मतलब शॉर्टकट ट्रिक से। एक रूल 25 है। अभी एक क्वेश्चन किया था ना मैंने 20 वो ई ऑफ किया था मैंने, ई ऑफ एक्स वाई वाला। हाँ सर कौन सा? किए थे। अभी शुरू में सबसे पहला क्वेश्चन आज का जो किया था मैंने। अच्छा ये तो मैंने अब उनको ही बताया था परसों। देखो ये अभी ऐसे वैसे ही हो जाएगा, मैं इसकी तरफ बोल रहा हूँ। अभी एक एक्स वाई क्वेश्चन, गिवन एक्स ले लेंगे। हाँ जो पहला क्वेश्चन जो आज किया है ना ऐसे हो जाएगा, ये इसी तरीके से होगा जैसे यहाँ किया ना मैंने डबल एक्सपेक्टेशन, इस तरीके से आ यस जाएगा। सर। देखो मैं फिर से सॉल्व कर देता हूँ, कोई बात नहीं। तो और अभी मैंने ये क्वेश्चन कल परसों बताया था इनको, अभिजीत को, सेम क्वेश्चन। सो देखो इसमें जो है कि हमें बाई वेरिएट नॉर्मल दे रखा है, ठीक है। सो μ1 μ2 σ1 σ2 रो। अब आपको चाहिए एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर माइनस एक्स वाई। तो यहाँ एक्स वाई तो डिपेंडेंट है क्योंकि रो तो हाफ है, तो एक्स वाई डिपेंडेंट है, तो अलग अलग तो उसका ना। तो होगा क्या, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो हमें चाहिए, ठीक है। सो हमें तो इस नंबर ऑप्शन से मतलब नहीं, हमें क्वेश्चन से मतलब है। देखो तो ये आपका क्वेश्चन है, अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मुझे चाहिए एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर माइनस एक्स वाई। अच्छा तो अभी अगर आप देखोगे कि इसको हम क्या कर सकते हैं, एमजीएफ तो आपको पता होगा, एमजीएफ का डेफिनेशन। यस सर। तो एमजीएफ से अगर मैं जाऊं तो अभी इसको मैं ऐसा करता हूँ, डबल एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर एक्स वाई गिवन कोई एक ले लो, एक्स ले लो, ठीक है ऐसा। अब इससे क्या होगा, एक्स नोन हो गया, मतलब एक्स अब कांस्टेंट हो गया। अभी वहाँ क्या था, एक्स वाई दोनों रैंडम वेरिएबल है, अब यहाँ पे मतलब वेरिएबल है।
अभी x जब गिवन ले लिया मैंने ना, तो इस वाले में क्या हो गया, अब x फिक्स हो गया, ये x फिक्स हो गया यहाँ पे, तो x को यू कैन ट्रीट एज अ कांस्टेंट अभी, क्योंकि x यहाँ गिवन है। तो अब क्या करो, अब आपसे पूछा जाएगा कि पहले तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे y गिवन x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यहाँ से निकालो y गिवन x का डिस्ट्रीब्यूशन, वही फॉर्मूला है ना। तो आराम से चेक करके मुझे बताइए अब y गिवन x का एक्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या एक्स है। हाँ, मीन नॉर्मल x/2 सो मीन कितना होगा, μ1 x/2 μ2 प्लस रो है हाफ, सिग्मा 2 बाई सिग्मा 1, तो इसका मतलब हो गया 1 x माइनस 0, तो कितना x/2 x/3/4 मीन हो गया, वेरिएंस 1 माइनस रो स्क्वायर 3/4 इंटू दिस, तो ये हो गया 3/4। तो मैं आपसे पूछूं इसका mgf क्या होगा इस डिस्ट्रीब्यूशन का, अगर मुझे mgf निकालना है t के टर्म में तो क्या होगा, e⁻t(x/4) सो exp म्यू टी प्लस, e⁻t(x/2) ये होता है ना म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर, ये है। तो यहाँ पे म्यू की जगह x/2 है और सिग्मा स्क्वायर की जगह 3/4 है, तो यहाँ म्यू को हटा के रखो, ठीक है। सो म्यू की जगह रखेंगे x/2 और सिग्मा स्क्वायर की जगह 3/4, ये यहाँ तक। चलो अब ये mgf का डेफिनेशन तो पता होगा आपको, mgf का डेफिनेशन क्या होता है, जैसे mxt क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर tx, यही ना। तो अगर इसी पैटर्न पे मैं अगर ये लिखूं mgf ऑफ y गिवन x एट t, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, जैसे ये इसका मतलब ये है डेफिनेशन, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, एक्सपेक्टेशन e⁻ty गिवन x एक्सपेक्टेशन ऑफ टी वाई गिवन एक्स, सही, ठीक। अब आप समझो, अब आप इसको कंपेयर करो इसके साथ, इसके साथ इसको देखो ठीक से, इसको आप इसके साथ कंपेयर करो और इसके टर्म्स में लिखना है मुझे, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, t एक, इक्वल टू -x तो यहाँ हो जाएगा mgf y गिवन x, यहाँ है t, तो t की जगह क्या है यहाँ पे माइनस -x एक्स, ये हो गया। अब इसका फॉर्मूला यहाँ से यूज़ करो, तो m ऑफ y गिवन x एट माइनस एक्स, अच्छा मैं तो हाँ t की जगह अब जो t के टर्म में था ना, तो यही आ गया, तो मुझे t को -x रखना पड़ेगा, तो यहाँ -x रखो, तो exp अब जहाँ जहाँ t दिख रहा है -x रखो, सो -x²/2, t को रखना है -x, तो x², तो प्लस 3x²/8, इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो फाइनली जो आया m ऑफ y गिवन x एट -x e की पावर, एलसीएम लो इसका, ये 4/8 है, 3/8 माइनस 4/8, तो -1/8, ये आ गया। और इसको यहाँ पुट कर दो, अब तो देखो आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो अब क्या करेंगे, ये इसको रहने दो जो था अभी, इसको बाद में, इसको आगे देखो यहाँ तक निकाल चुके हैं, तो इसकी वैल्यू हमने e ऑफ, अब मुझे ये चाहिए था तो ये हमने यहाँ निकाला है अलग से, ठीक है, हमने ये अलग से कैलकुलेट किया है, वो चाहिए था मुझे तो वो यहाँ आ गया। अब इसको पुट कर दो, तो कितना है e की पावर -x²/8, यही तो exp मतलब e की पावर है ना, ये हो गया। अब इसको निकालना है, तो इसके लिए एक तरीका और क्या है भाई, अब x², x का यहाँ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नॉर्मल 0 1 है ना। अगर x का आप मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे इस क्वेश्चन में, सो आपको पता चलेगा वो नॉर्मल 0 1 है ना, तो ठीक है, ये अलग था। सो x का मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0 1 है, तो x² का डिस्ट्रीब्यूशन chi² 1 है, तो mgf ऑफ x² क्या आएगा, chi² 1 का mgf 1 माइनस 2t की 2t पावर -n/2, तो n यहाँ 1 है। अच्छा, और mgf ऑफ x² का डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ mgf ऑफ x², इसको अगर फॉर्मूले से लिखेंगे तो क्या होगा, ये एक्सपेक्टेशन e⁻t(x²) एक्सपेक्टेशन e की पावर tx²। तो अभी आपको ये पता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर tx² इसके इक्वल है। अब इसको यूज करो यहाँ पे, तो मुझे बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ आगे, mgf one ऑफ x² t कितना है -1/8 -1/8, अब यहाँ पे t को रख दो -1/8, तो 1 - 2 इंटू -1/8
इस पूरे की पावर -1/2, तो 1 + 2/8 इस पूरे की पावर -1/2, ये 1/4 हो गया, तो ये हो गया 5/4 इस पूरे की पावर -1/2, तो माइनस हटाओगे रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये 4/5 इसकी पावर 1/2, तो √4/5, तो 2/√5, एक बार चेक कर लो। तो ये क्या निकाला मैंने, फाइनल आंसर देखो। तो इसमें इतना सारा कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, तो मतलब हमने स्टार्ट किया कहाँ से, हमने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक आंसर आ गया, तो ये स्टेप्स था, इसमें आंसर आ गया, इस बॉक्स में सॉल्यूशन है, और बाहर जो किया है जो जो यूज़ हुआ वो हमने लिखा, बाकी सॉल्यूशन उस सर बॉक्स इसमें में। सर इसमें आपने फोर्थ स्टेप कैसे लिखा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एमजीएफ बाई गिवन एक्स, ऊपर जो आपने बॉक्स बनाया ना रेड वाला, तो उसमें फोर्थ स्टेप एक्सपेक्टेशन ऑफ ई रेज़ टू पावर -x²/8। ये यहाँ लिखा हुआ है। अब ये कैसे आया, तो उसका स्टोरी यहाँ से शुरू होता है ना, तो इसका स्टोरी शुरू होता है यहाँ से शुरू करो, और ये समझ आया कैसे आया। उसके लिए y गिवन x का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना आता है, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन इन बाईवेरिएट नॉर्मल। जी सर, जी सर, यूज वो तो करो, निकाल सकते हैं पहले। बस तो हो गया। तो बाईवेरिएट का डिस्ट्रीब्यूशन ये आ गया, तो बाईवेरिएट का हाँ सर, समझ गया। एमजीएफ सिंप्लीफाई करके t को -x रख के ये आ गया, क्योंकि वहाँ उसकी ज़रूरत थी मुझे, है ना। तो इसलिए पेपर डिफिकल्ट था ना, जो कह रहा हूँ इस पेपर में, जैसे अभी मैं बता रहा था ना, कि जैसे अमन के है ना कितने 33 नंबर पे 41 रैंक था ना, बता रहा जैसे, तो वही चीज़ है कि ठीक है सर, मेरा कंप्लीट हो गया। आपका हो गया ना। थैंक यू। 25 थैंक में यू कुछ डाउट मैंने पहले भी कराए थे, और आपने आज 4-5 पूछे हैं, 5-6 क्वेश्चन जो भी था, तो ये हो गया। ठीक है जी, तो 25 के पेपर में और किसी को कुछ डाउट हो, जिन्होंने ट्राई किया हो, आराम से ट्राई करो, तुम्हारे पास टाइम है अभी, इसलिए पैनिक नहीं होना, जो अपने पेस से अब करते रहो। तैयारी छोड़ दोगे तो पक्का सिलेक्शन नहीं होगा, तैयारी करते रहोगे तो सिलेक्शन होने का चांस है, अब बिल्कुल चांस है, पूरी चांस है ना। कुछ बच्चे हैं कि मान लो फ्रस्ट्रेट हो गए कि छोड़ देते हैं अब नहीं हो पाएगा, तो तैयारी में लगे रहोगे तो अच्छे रैंक आ ही जाएगा, ठीक है ना। यही तो होता है ना, क्योंकि तुम्हें कंटिन्यू रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, उसमें हो जाएगा। छोड़ दोगे तो फिर तो पक्का होना ही नहीं है, फिर तो ऐसे ही बाहर हो गए तुम रेस से। तो ट्राई करके ना, ट्राई करो, ये चीज़ें हैं, और ट्राई करोगे तो जीतोगे। सर मैंने एक आपको 2 क्वेश्चन किया, उसको देखना प्लीज। ठीक है, बाकी जिसके पीवाईक्यू में बाकी लोगों को भी डाउट है तो यू कैन आस्क, कोई दिक्कत नहीं है। सो हाँ जी, प्रार्थना, आपके भी डाउट आते हैं, हाँ तो ठीक है, चलिए इस आपके क्वेश्चंस पे आते। और जो लोग डाउट हैं, अच्छा आपका माइक शायद ऑन नहीं हो रहा ना, तो कल आपने पूछ रहे थे ना कल, तो उसको देखते हैं। सो तो 1 बाय 1 सॉल्व करना पड़ेगा ना, तो भी किसका सॉल्व करें। हाँ जी प्रार्थना, आपका क्या डाउट है, भेजो, दोबारा भेजो। सर गेट वाले में था रैंडम वेरिएबल करके, अच्छा उसका, पीडीएफ। ठीक है, तो वो पीडीएफ है, पीडीएफ ग्रुप में भेजो, किसी ग्रुप में एक बार, तो उसको मैं डाउनलोड करके ओपन करता हूँ यहाँ पे। सर जो 2024 का आपने पीडीएफ भेजा है असम का सीएसआईआर नेट का, उसका सर आंसर की बहुत गलत है क्या? हाँ हो सकता है गलत हो, मतलब 24 वाला जो हमने भेजा था, हाँ, वो मार्च में इसी वजह से वहाँ पोस्टपोन हो गया था, असम का अलग से हुआ था जो पेपर। में भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ना वो कोड मिसमैच हुआ होगा ना, भी हो सकता है। एक बार क्रॉस चेक करो, सॉल्व करके देखो, तो फिर डिस्कस करो, फिर पता चल जाएगा। एक मिनट सर तो मेरा भी एक डाउट था सर।